नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम और आज आपके लिए लेके आया हूँ पारे का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चार्ज कर देगा। इससे रिलेटेड बहुत से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके जैसे ही इसका थ्योरी सेक्शन पूरा होता है तो थ्योरी सेक्शन पूरा होने के बाद हम उन सभी क्वेश्चनों की बातें करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके लिए। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप मेरे साथ 15 से 20 मिनट का समय निकालिए और आप वीडियो के शुरू से एंड तक बने रहिए। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे फ्यूचर के सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलता है और आपको हेल्प होती है साइंस से रिलेटेड कंटेंट को सीखने और जानने में। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो पारा होता है ये होता क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है। और ये जैसा आप आवर्त सारणी में यदि आप पढ़ते होंगे तो आप कहीं ना कहीं इसके बारे में भी पढ़ते होंगे। जो पारा होता है, इस पारे का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, जैसा कि आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। पारे का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Hg होता है। अब सर आपने नीचे और ऊपर क्या लिख रखा है, नीचे कुछ गणितीय मान लिख रखा है, ऊपर एक गणितीय मान लिख रखा है। नीचे जो है इसका ये आता है परमाणु क्रमांक। किसी भी एलिमेंट की नीचे जो संख्या लिखी जाती है उसके पैरों में, उसे क्या कहते हैं, उसका कहते हैं परमाणु क्रमांक। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे उनको ये नहीं पता कि परमाणु क्रमांक क्या होता है सर। तो परमाणु क्रमांक बच्चे वे होता है जो आवर्त सारणी में कोई भी एलिमेंट जिस नंबर पे स्थित होता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी में कितने स्थान पे आता है, 1 स्थान पे आता है। तो जो आवर्त सारणी में इनका स्थान आता है उसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। अब दूसरा गणितीय मान लिखा हुआ ऊपर 200.6 लिखा हुआ है। अब ये क्या है, किसी भी एलिमेंट के किसी भी तत्व के ऊपर जो संख्या लिखी जाती है वो लिखी जाती है द्रव्यमान संख्या। कौन सी संख्या लिखी जाती है, द्रव्यमान संख्या। अब ये द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या वे संख्या होती है जो किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को प्रदर्शित करती है। किस संख्या को प्रदर्शित करती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, जो किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो। यानी कि परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा क्या होती है, बराबर। अब सबसे पहले तो आपको यहां से क्या जानना है कि पारा जो है, पारे का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, पारे का प्रतीक चिन्ह होता है क्या, Hg। ऐसा आप जानते होंगे। नेक्स्ट आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और पता रखना है। अब आपको जो है वो आपको जो आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं उनमें सभी जो एलिमेंट होते हैं आवर्त सारणी में, जैसा कि आप जानते होंगे कुल 118 है, लेकिन उन सभी का आपको परमाणु क्रमांक कभी नहीं पूछा जाता है। कुछ विशेष एलिमेंट ऐसे होते हैं जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, पारा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया। इनमें से कुछ इंपोर्टेंटों का आपको परमाणु क्रमांक पूछा जाता है। जैसा कि हमने सोने का जाना 79 होता है, हमने चांदी का जाना 47 होता है। इसी प्रकार आज हम सीख रहे हैं किसको, पारे को। तो पारे का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 80 होता है। तो आपको यहां से क्या पता रखना है कि पारे का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 80 होता है। नेक्स्ट आपको यहां से ये पता रखना है कि पारा जो है, इस पारे का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, पारे का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 200 होता है। अब आपको कहीं एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है, तो आप यहीं से सीख चुके हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। और इसी एलिमेंट में जो आपके पास लिखा हुआ है G, यहाँ परमाणु क्रमांक कितना है, 80 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 80 होगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 80 ही होती है। यानी कि किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। इन तीनों में से किसी एक की संख्या आपको पता है तो बाकी 2 की आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ आपके पास क्या है, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान कितना है, 200 है। अब आपको देखो 3 चीज पता चल गई, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और द्रव्यमान संख्या भी आप जान चुके हो कितनी है, 200 है। अब आप एक चीज की संख्या और पता रखें यहां से, किसकी, न्यूट्रॉनों की संख्या। अब देखो प्रोटॉन आ गया आपके पास कितना, 80, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को हम क्या कह रहे थे, परमाणु द्रव्यमान कह रहे थे। तो प्रोटॉनों की संख्या तो कितनी आ गई, 80 आ गई।
और जबकि परमाणु द्रव्यमान इसका कितना है 200 है। तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आ गई कि 80 में हम कितना जोड़ें कि हमारे पास कितना आ जाए 200 आ जाए। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 120 हो गई। या आप डायरेक्टली इसको सीखना चाहते हो तो आपको यहां से ऐसे पता रखना है कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली जो संख्या आती है यानी कि परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक के अंतर को क्या कहते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या कहते हैं। तो आपको किसी भी एलिमेंट की यदि आपको ऐसी पूरी फोटो दी हुई है तो पूरी फोटो से आप क्या क्या निकाल सकते हो, उसका परमाणु क्रमांक आप पता कर सकते हो, उसका इलेक्ट्रॉन आप पता कर सकते हो, उसमें प्रोटॉनों की संख्या पता रख सकते हो और आप उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी निकाल सकते हैं। जबकि परमाणु द्रव्यमान आप सीख ही चुके हो, किसी भी एलिमेंट की जो ऊपर लिखा हुआ होता है वो क्या होता है परमाणु द्रव्यमान। या आप ऐसे बता सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की योग को क्या कहते हैं परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं कि जो पारा जो होता है ये पारा क्या है एक धातु है। क्या है एक धातु है। अब जैसे कुछ आवर्त सारणी में कुछ धातु होती हैं, कुछ अधातु होती हैं, कुछ उपधातु होती हैं, उन्हीं में पारा क्या है एक धातु है। और जो ये पारा है जो ये Hg है, ये Hg इसका अन्य नाम भी एग्जाम में हमारे को पूछा जाता है। ये जो पारा है, ये जो पारा है इस पारे का अन्य नाम होता है क्या क्विकसिल्वर। क्या होता है क्विकसिल्वर इसका अन्य नाम होता है। अब इसको क्विकसिल्वर क्यों कहते हैं? अब सर जो सिल्वर होता है ये सिल्वर तो चांदी को कहते हैं हम, तो ये जो पारा इस पारे को हम क्विकसिल्वर क्यों कहते हैं? पारे को क्विकसिल्वर इस कारण कहते हैं क्योंकि पारे में चांदी जैसी चमक होती है और चांदी की समान ही गतिशीलता का गुण होता है। क्या होता है? पारे में चांदी जैसा गुण होता है, वो चांदी की जैसे चमकता है और चांदी को हम सेपरेटली पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो चांदी से रिलेटिव सारा जो कंटेंट है वो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है और उससे रिलेटिव टेस्ट पेपर भी आपको प्रोवाइड करवा रखा है। जो भी एग्जाम में उससे रिलेटिव क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जल्दी से प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां से आप चांदी से रिलेटिव जो सारा कंटेंट है वो भी आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जो चांदी आता है उसे क्या कहते हैं? सिल्वर कहते हैं। तो पारे को भी क्विकसिल्वर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पारे में किसके समान गुण होता है? चांदी के समान गुण होता है। चांदी के जैसे वो चमकता है, चांदी की सीधी वो गतिशील होता है, इस कारण उसको क्या कहते हैं? क्विकसिल्वर कहा जाता है। नेक्स्ट पारा जो होता है ये पारा क्या प्रतीक चिन्ह क्या हो गया इसका? Hg हो गया। अब नेक्स्ट हमें यहां से सीखना होता है कि पारे का अयस्क कौन सा होता है। पारे का सिर्फ एक ही अयस्क होता है, कौन सा? सीने बार। कौन सा होता है? सीने बार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स यहां से कि पारे का अयस्क कौन सा होता है। पारे का अयस्क होता है कौन? सीने बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है इसका सीने बार कि पारे का अयस्क क्या होता है? सीने बार। अब आपको एग्जाम में इसकी लैंग्वेज ट्रेस करनी होती है। आपको कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि जो पारा होता है इस पारे को अलग किस अयस्क से किया जाता है? किस अयस्क से किया जाता है? सीने बार। या आपको डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है कि सीने बार किसका अयस्क होता है? तो सीने बार किसका अयस्क होता है? पारा का। या आपको पारा हिंदी में नहीं लिखा हुआ हो के आपको दिया हुआ सकता है कि ऐसा एलिमेंट जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 80, और या आपको प्रतीक चिन्ह दिया हुआ हो सकता है कि उसका प्रतीक चिन्ह कितना क्या कैसा होता है? प्रतीक चिन्ह Hg होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि चांदी होती है Ag, सोना होता है Au, ऐसे होते हैं प्रतीक चिन्ह। हाइड्रोजन H से लिखते हैं इसको। तो वैसे ही हमें पता रखना है कि Hg जो पारा है जिसका अयस्क क्या होता है? सीने बार होता है। इसको अन्य नामों में क्या कहते हैं? इसको क्विकसिल्वर कहते हैं। परमाणु क्रमांक इसका 80 आता है, इलेक्ट्रॉन भी इसका 80, प्रोटॉन भी इसका 80, परमाणु द्रव्यमान इसका 200 और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या आप अलग अलग निकाल चुके हो। और पारा क्या है? एक धातु है। अब देखो जैसा आप धातुओं को जानते हो सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन पारा एक अपवाद है। अब यहां से भी आपको बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पारा होता है ये पारा धातु तो होता है लेकिन एक कैसी धातु होता है? एकमात्र ऐसी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन? पारा। पारा कैसी धातु होती है? पारे को हम यहां से लिखते हैं Hg। पारा एकमात्र ऐसी धातु होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब आपको डायरेक्टली एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसी धातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो एकमात्र धातु जो कमरे के ताप
कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। वो कौन सी होती है? पारा Hg क्विकसिल्वर होता है। नेक्स्ट, अब ये द्रव अवस्था में होने के कारण, अब जैसे जहां हम धातु पढ़ते हैं, जैसे हमने सोने को पढ़ा, इससे पीछे हम चांदी को पढ़ा, तो वहां हम सीख रहे थे कि आघात वर्धनीयता गुण होता है धातुओं में। किसका गुण होता है? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का गुण होता है। धातु में तन्यता का गुण होता है। और वहां हमने सीखा कि आघात वर्धनीयता क्या होता है और तन्यता क्या होता है। आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? किसी भी धातु को पीटकर उसे पतली चद्दर के रूप में परिवर्तित करना, वो उसका आघात वर्धनीयता वाला गुण होता है। जबकि किसी भी धातु को पीटकर उसे पतले तार के रूप में परिवर्तित करना, वो धातुओं का कौन सा गुण होता है? वो धातुओं का तन्यता वाला गुण होता है। अब देखो, अब ये जो पारा होता है, ये जो Hg है, ये द्रव अवस्था में पाए जाने के कारण ना तो इसमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है और ना ही इसमें तन्यता का गुण होता है। तो आपको यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि एक ऐसी धातु का नाम बताओ जिसमें ना तो आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है और ना ही तन्यता का गुण पाया जाता है। तब हमें क्या बताना है कि वो धातु कौन सी होती है? वो धातु होती है कौन सी? Hg, जिसका परमाणु क्रमांक 80, जिसका परमाणु द्रव्यमान 200, अन्य नाम क्विकसिल्वर। अब यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और पता करना है, किसका? पारे का। कि जैसे हमने सोने को सीखा कि सोने का लैटिन नाम क्या होता है? ओरम होता है। उसी प्रकार Hg का यदि हम लैटिन नाम देखें, कैसा नाम देखें? लैटिन नाम देखें, तो पारा जो होता है, इस पारे का लैटिन नाम होता है क्या? हाइड्रा रेजिरम। क्या होता है? हाइड्रा रेजिरम। क्या होता है? हाइड्रा रेजिरम किसका लैटिन नाम होता है? पारे का लैटिन नाम। जैसे कि ओरम सोने का लैटिन नाम होता है, अर्जेंटाइन ये चांदी का लैटिन नाम होता है। उसी प्रकार पारा का लैटिन नाम होता है क्या? हाइड्रा रेजिरम। ये भी यहां से इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप यहां तक नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट हमें सीखना है कि जो पारा होता है, ये पारा एक परमाणु होता है, सिंगल परमाणु होता है, एकल परमाणु होता है, एकल परमाणु होता है, एक परमाणु के रूप में पाया जाता है। आप यहां से क्या क्या जान पाए कि पारा एकमात्र ऐसी धातु होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और ये एकल परमाणु होता है और इसका लैटिन नाम क्या होता है? हाइड्रा रेजिरम। अब आपके दिमाग में ऐसी क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर इसी ये जो है पारा, ये द्रव अवस्था में क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसके जो अणु होते हैं उसमें कमजोर धात्विक बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कमजोर धात्विक बंध पाए जाते हैं, जिसके कारण ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं पारे से। पारे का नेक्स्ट पॉइंट होता है क्या कि पारे का मर्दकीकरण क्या होता है? पारे का मर्दकीकरण ये क्या होता है? यहां से भी आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि पारा जो होता है, इस पारे का मर्दकीकरण क्या होता है। अब जो पारे का मर्दकीकरण होता है ये क्या होता है? यदि हम पारे को किसी वसा के साथ, किसी वसा या चीनी के साथ तीव्रता से, पारे को किसी वसा या चीनी के साथ तीव्रता से हिलाने पर यह भूरे रंग में परिणत हो जाता है। क्या हो जाता है? भूरे रंग में परिणत हो जाता है, जिसे पारे का क्या कहते हैं? मर्दकीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्दकीकरण कहते हैं। तो पारे का मर्दकीकरण क्या होता है? पारे को वसा या चीनी के साथ यदि हम तीव्रता से हिलाएं तो हमारे पास भूरे रंग का क्या प्राप्त होता है? एक चूर्ण प्राप्त होता है या भूरे रंग में परिणित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पारे का मर्दकीकरण कहते हैं। तो आप यहां से अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर पाए होंगे कि पारे का मर्दकीकरण क्या होता है। पारे का मर्दकीकरण होता है कि पारे को किसी वसा या चीनी के साथ तीव्रता से हिलाने पर यह भूरे रंग के एक चूर्ण में परिणित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पारे का मर्दकीकरण। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अम्लगम। क्या, किसको पढ़ते हैं? अम्लगम। कि पारे का अम्लगम क्या होता है?
अम्लगम, यहां से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको इसको भी जानना है कि पारे का अम्लगम क्या होता है। अब देखो पारा क्या है, धातु है, और जब एक धातु दूसरी धातु के साथ मिलती है तो क्या बनाती है, मिश्र धातु का निर्माण करती है। तो आपको यहां से इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझना है कि पारे का अम्लगम क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं इसको पारे के अम्लगम को, कि पारे का अम्लगम क्या होता है। ये जो पारा होता है, इस पारे पे पानी का और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पानी और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये पानी और क्षार के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। जब इसमें जल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ये अन्य धातुओं के साथ संयोग करता है। कौन, पारा, ये अन्य धातुओं के साथ संयोग करके किसका निर्माण करता है, अम्लगम का निर्माण करता है। अर्थात पारा अम्लगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण धातु होती है। मैंने आपको क्या बताया कि पारा अम्ल, जो पारा होता है ये पारा पानी और क्षार के साथ कोई क्रिया नहीं करता, लेकिन पारा किसी अन्य धातु के साथ, पारा किसी अन्य धातु के साथ, अन्य धातु के साथ मिलाने पर जो मिश्रण बनता है, जो मिश्रण बनता है उसे अम्लगम कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसे अम्लगम कहा जाता है, अम्लगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे अम्लगम कहा जाता है। तो यहां से अम्लगम आप कैसे सीख पाए कि पारा जब किसी अन्य धातु के साथ मिलता है तो जो हमारे पास जो मिश्रण बनता है उसे क्या कहते हैं, अम्लगम। और मैंने अभी आपको ऐसे बताया कि पारा क्या है, धातु। एक धातु जब दूसरी धातु के साथ मिलती है तो किसका निर्माण करता है, अम्लगम का निर्माण करता है। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, एक पारा होना चाहिए। और जब एक धातु दूसरी धातु के साथ मिलती है तो उससे क्या बनता है, मिश्र धातु बनती है। क्या बनती है, मिश्र धातु का, एलॉय का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मिश्र धातु, एलॉय का निर्माण होता है। तब अब हम यहां से क्या कह सकते हैं कि पारा जब किसी धातु के साथ जो मिश्र धातु बनाता है उसको क्या कहते हैं, अम्लगम। आप ऐसे पता रख सकते हैं कि पारा किसी दूसरी धातु के साथ मिलकर जो मिश्र धातु का निर्माण करता है उस मिश्र धातु को क्या कहते हैं, अम्लगम कहते हैं। तब आपको यहां से क्या सीखना है कि अम्लगम बनाने के लिए कौन सी धातु महत्वपूर्ण होती है। तो कौन सी धातु महत्वपूर्ण होती है, पारा। कौन सी धातु, या हम ऐसे कहें कि अम्लगम बनाने के लिए धातु में कम से कम एक धातु कौन सी होनी चाहिए, पारा होनी चाहिए। लेकिन पारा दो ऐसी धातु होती है उनके साथ कभी भी अम्लगम का निर्माण नहीं करता। वो धातु कौन कौन सी होती है, एक तो होती है कौन सी, लोहा, और एक होती है कौन सी, प्लेटिनम। प्लेटिनम, तो लोहा और प्लेटिनम के साथ कभी भी क्या नहीं बनाता, पारा अम्लगम का निर्माण नहीं करता है। अब आप यहां से क्या सीख पाए कि पारा किसी अन्य धातु के साथ मिलने पर जो मिश्र धातु बनती है उस मिश्र धातु को कहते हैं क्या, अम्लगम। और पारा जो है ये पारा कभी भी लोहा और प्लेटिनम के साथ अम्लगम का निर्माण नहीं करता। और अम्लगम बनाने के लिए कम से कम हमारे पास क्या होना चाहिए, पारा एक धातु, उन धातुओं में से होना चाहिए जिससे हम अम्लगम का निर्माण कर रहे हैं। तो पारा अम्लगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण धातु होती है। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां से पता रखना है कि लोहा और प्लेटिनम के साथ कभी भी अम्लगम का निर्माण नहीं करता है। नेक्स्ट जानते हैं पारे के यौगिक, कि पारे के यौगिक कौन कौन से होते हैं। जनरली आप पारे के 3 यौगिकों के बारे में आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो मैं उनसे वाकिफ करवाता हूं अब आपको कि पारे के 3 कौन कौन से यौगिक होते हैं। पारे के 3 यौगिकों को हम यहां से पढ़ेंगे। कितने यौगिकों को पढ़ेंगे, 3 यौगिकों को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे किसे, Hg2Cl2 को पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे किसे, HgCl2 को पढ़ेंगे। तीसरा जो होता है वो होता है HgS। कम से कम आप इसे तो यहां से जानते ही होंगे, नहीं भी जानते हो तो इन तीनों में से कम आप इसका पता रखें, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है। चलो मैं उनसे भी वाकिफ करवाता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, Hg2Cl2 से, कि ये क्या होता है। इसका नाम होता है, जैसे कि हम इसका नाम क्या कहें, इसका नाम होता है मर्क्यूरस क्लोराइड। क्या होता है इसका नाम, मर्क्यूरस क्लोराइड इसका नाम होता है।
नेक्स्ट इसका नाम जाने तो इसका होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड इसका नाम होता है, क्लोराइड इसका नाम होता है। उसका नाम देखें तो इसका नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो आप तीनों का नाम जान पाए होंगे। पहला नाम Ag2Cl2 का क्या होता है? मर्क्यूरियस क्लोराइड। नेक्स्ट Ag2Cl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड, AgS मर्क्यूरिक सल्फाइड। अब आपको इनमें से एक एक बात और पता रखनी है कि Ag2Cl2 या मर्क्यूरियस क्लोराइड जो किसका जो किसके यौगिक हैं? ये है Ag के। इसका उपयोग कहां करते हैं? इसका उपयोग करते हैं कहां? औषधियों के निर्माण में। कहां करते हैं? औषधियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट HgCl2 जो मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है, इसका उपयोग कहां किया जाता है? जो सर्जिकल उपकरण होते हैं। कैसे उपकरण? सर्जिकल उपकरण जो होते हैं, उन सर्जिकल उपकरणों की सफाई करने में इस यौगिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। मैंने जब ये यौगिक स्टार्ट किए थे तब मैंने आपको इसे कहा था कि आप बाकी दो को नहीं भी पता रखते हो तो आपका काम चलने वाला है, लेकिन HgS इसका आप विस्तार पूर्वक पता रखें क्योंकि इसके बगैर आपका काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? मर्क्यूरिक सल्फाइड सूत्र HgS। इसका उपयोग कहां करते हैं? इसका उपयोग करते हैं कहां? सिंदूर बनाने में। और आप सिंदूर से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। सिंदूर बनाने में किसके यौगिक का उपयोग किया जाता है? पारे के यौगिक का उपयोग किया जाता है। और वो कौन सा होता है? HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये इसका इंपोर्टेंट पॉइंट था आप यहां से। तो आप सिंदूर को जान पाए होंगे। नहीं भी जानते हो तो आप अपनी मम्मी से पूछिए कि सिंदूर क्या होती है। और उस सिंदूर का सूत्र HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड किसके यौगिक का है? पारे का यौगिक है। सिंदूर बनाने में किसके यौगिक को काम में लेते हैं? पारे के यौगिक को काम में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि पारे का उपयोग हम कहां कहां करते हैं। डेली लाइफ जो होती है, डेली लाइफ में हम पारे का कहां कहां उपयोग करते हैं उसको सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं पारे का उपयोग। नेक्स्ट पॉइंट है पारे के उपयोग। पारे का उपयोग। अब मैं इसको क्विक सिल्वर कर दूं तो अब आपको कोई दिक्कत थोड़ी होने वाली है, क्योंकि अब आप सीख चुके हो कि क्विक सिल्वर क्या होता है। पारे का उपयोग, सबसे पहले पारे का उपयोग कहां करते हैं? थर्मामीटर। किसमें करते हैं? थर्मामीटर में इसका उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर नाम सुनते हो आपको याद आया होगा कि डॉक्टर जो मुंह में हमें डालता है बुखार जांचने के लिए, हमारी जो बॉडी होती है इस बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए पेंसिल से डालता है, उसे क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। तो उसमें जो ऊपर नीचे चढ़ता है ना, वो क्या होता है? पारा होता है। तो पारा कहां उपयोग करते हैं? थर्मामीटर में इसका उपयोग किया जाता है। बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। बुखार मापने के लिए हम ऐसे कहते हैं। नेक्स्ट जो पारा होता है इसका उपयोग किया जाता है कहां? बैरोमीटर में। कहां किया जाता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें वायुमंडल संबंधी घटनाओं का ज्ञान लिया जाता है। वायुमंडल संबंधी घटनाओं की गणना की जाती है, ज्ञान किया जाता है कि आंधी आने वाली है या बरसात आने वाली है या मौसम शांत रहने वाला है। तो बैरोमीटर किसे मापता है या बैरोमीटर से हम किसे मापते हैं? वायुमंडल संबंधी घटनाओं का ज्ञान लिया जाता है। जैसे ही इस बैरोमीटर में जो पारा होता है ऊपर चढ़ता है नीचे चढ़ता है तो उससे हम अनुमान लगाते हैं कि आंधी आने वाली है या नहीं आने वाली है। तो बैरोमीटर में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट धातुओं का अम्लगम बनाने के लिए, धातुओं का अम्लगम बनाने के लिए, अम्लगम आप सीख चुके हो कि पारा अन्य धातुओं के साथ मिलने पर जो धातु बनाता है, जो मिश्र धातु बनाता है, उसे क्या कहते हैं? अम्लगम। तो एक तो कम से कम अम्लगम बनाने के लिए हमारे पास कौन सी धातु होनी चाहिए? पारा धातु होनी चाहिए। तो धातुओं का अम्लगम बनाने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? पारे का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट, ये भी इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि जो ट्यूबलाइट होती है, इस ट्यूबलाइट में आपको व्हाइट कलर का जो दिखता है वो होता है पारे का वाष्प। क्या होता है? पारे का वाष्प। तो ट्यूबलाइट में नियोन प्लस पारे का वाष्प भरा जाता है। क्या भरा जाता है? नियोन प्लस पारे का वाष्प
भरा जाता है। अब आप यहां से एक पॉइंट और नया पता कर चुके हो कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, नियोन, जबकि जो बल्ब होता है हमारा, इस बल्ब में आर्गन प्लस नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आर्गन गैस सबसे ज्यादा भरी जाती है, नाइट्रोजन थोड़ा कम भरा जाता है। तो ट्यूबलाइट में उसी प्रकार क्या भरा जाता है, नियोन और पारे का वाष्प। तो पारे का उपयोग हम कहाँ करते हैं, अपनी जो ट्यूबलाइट आती है इसमें भी पारे का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार आज का सेशन दोस्तों पूरा हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कुछ कमी रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। और आप मेरे साथ 15 से 20 मिनट का समय निकाले होंगे तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो टेस्ट पेपर है इसको भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। इन लाइक और शेयर में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। और एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।